गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लेन का फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, आज मैं उसके फॉर्मूले आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर यदि कुछ क्वेश्चन हुआ तो मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगी, नहीं तो मैं पीडीएफ के थ्रू भी भेज सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले समझ लीजिए। पहला फॉर्म क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास एक प्लेन दे दिया, प्लेन हो गया ना, एक पॉइंट यहां से ये परपेंडिकुलर है प्लेन पर, लाइन क्या है परपेंडिकुलर दे रखी हुई है, और आपके पास क्या दे रखा हुआ एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। हो गया, गिवन वेक्टर पासेस थ्रू द पॉइंट दो दे दिया है। तो ये प्लेन के अंदर ए और बी, ये एपी क्या है परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के। ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा है गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। तो एपी परपेंडिकुलर एन वेक्टर, एपी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर निकालना। ठीक है, ये पी पॉइंट है तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। कैसे निकालोगे, एपी की पोजीशन वेक्टर है ओपी माइनस ओए, ओपी की वैल्यू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, परपेंडिकुलर है तो डॉट लगता है, डॉट मतलब कितना हो गया है एन वेक्टर। ठीक है, तो इसके थ्रू हो गया आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन, इधर जाने पर ये किस में कन्वर्ट होता है प्लस में। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। ये इक्वेशन का फॉर्म ध्यान रखना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का फॉर्म। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में। किसमें कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आर वेक्टर वही एज्यूम करोगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, उसके बाद आपके पास ए वेक्टर का फॉर्म कितना बनेगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k का फॉर्म बनेगा। एन वेक्टर हो गया है ai प्लस bj प्लस ck। तो इससे कार्टेशियन की इक्वेशन क्या बन गई है वो चीज ध्यान रखना, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आपके पास किसमें दे रखी है, कार्टेशियन के फॉर्म को रिप्रेजेंट करके दे रखी है। एक ही चीज में वेक्टर और कार्टेशियन दोनों ही कन्वर्ट करना है। देखो क्वेश्चन का फॉर्म इसमें ये बन सकता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पोजीशन। एक पोजीशन दे दी, एक परपेंडिकुलर दे दिया, तो इसमें आपको मतलब n की वैल्यू दे दी और a की वैल्यू दे दी, सब्स्टिट्यूट किया, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक यहाँ देखिए, ये आ गया है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, इन नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोल रखा है, नॉर्मल फॉर्म दे दिया है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या रिप्रेजेंट यहाँ होता है, परपेंडिकुलर के फॉर्म को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला फॉर्म मैं आपको बताऊंगी वेक्टर। किसके थ्रू बताऊंगी, वेक्टर। जैसे मैंने एक ये प्लेन बना ही दिया है, हर चीज प्लेन के अंदर होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर हो गया है फॉर्म, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। ये नाम कुछ भी दे दो जो आपकी इच्छा हो। ये हो गया है डी, ये हो गया है एन वेक्टर और ये हो गया है आर वेक्टर। तो नॉर्मल की आपके पास सिंपल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट होती है, ये देख लो। ये होता है कि एन पी परपेंडिकुलर है एन कैप के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। एन कैप का मतलब क्या होता है, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए मतलब आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये हो गया ना, ये फॉर्म होता है। अब इसमें हो सकता है कि एन कैप ने यूनिट वेक्टर नहीं भी दे रखा हो और यूनिट वेक्टर निकालना हो तो भी वैल्यू को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगला फॉर्म यहाँ पर दे रखा होता है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब कार्टेशियन फॉर्म यहाँ क्या होता है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी का फॉर्म होता है। अब ये कहां से आया, तो r की पोजीशन तो सिंपल होती है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के होती है। ठीक है, एन कैप का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल होती है ना, एल एम एन, तो वो एल हो गई, एम हो गई, एन हो गई, दोनों में डॉट प्रोडक्ट किया और डी की वैल्यू ने पी के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी स्पेसिफाई होती है।
तो ये वाला भी फॉर्म आपके पास हो गए, दो ही फॉर्म बताए, नॉर्मल फॉर्म और एक गिवन पॉइंट टू परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी हुई है, क्योंकि मेन चीज होती है फॉर्मूला। जैसे आपको लाइन में दे रखा है फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना, इसमें भी किसके थ्रू हो रही है, आपको सिंपल सा फॉर्म दे रखा हुआ है कि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकती हो। ठीक है, अगला फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट डिग्री का फॉर्म दे रखा है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री का फॉर्म यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट होता है, जनरल इक्वेशन यहाँ दे रखी रहती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला फॉर्म होता है इसके अंदर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक, किसके थ्रू बोल रखा है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। अब जनरल इक्वेशन क्या दे रखा है, एक पॉइंट आपके पास दे रखा है x1 y1 z1 और आपको पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट के थ्रू निकालना है। तो इक्वेशन होगी a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है, ये चीज ध्यान रखना है। अगला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, किसके थ्रू बता रहे हैं, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, कितने पॉइंट है, 3 गिवन पॉइंट्स दे रखा हुआ है। टॉपिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अरेंज होते हैं, इसमें ये चीज ध्यान रखना है। अब इसका फॉर्म और इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं कि 3 गिवन पॉइंट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये देख लेना कि 3 गिवन पॉइंट यहाँ क्या क्या रिप्रेजेंट होंगे और डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होगा। ये तो हो गया आपका प्लेन का फॉर्म। ठीक है, अब आपको कितने पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट दे दिए ना, तो एक पॉइंट तो ये दे दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये दे दिया है, तीसरा पॉइंट ये दे दिया है और ये तो उसकी पोजीशन वेक्टर दे दिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू को देखो, अरेंजमेंट में ये बन गया है। अब ये क्या हो गया, a मतलब a वेक्टर हो गया है, ये वाला फॉर्म हो गया है b वेक्टर, ये वाला फॉर्म हो गया है c वेक्टर का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है और ये हो गई इसकी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है। तो जब आप इसमें वैल्यू निकालते हो ना, तो वैल्यू की कैटेगरी क्या होती है, ये O का फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया, इसको मैंने P एज्यूम कर दिया है। तो इसकी वैल्यू इस टाइप से होती है, AP वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। AP, AB और AC का फॉर्म रिप्रेजेंट होता है। अब AP कैसे निकालते हैं, AB कैसे निकालते हैं, AC कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। AP का मतलब होता है OP माइनस OA होता है, कितना होता है, OP माइनस OA, मतलब ये हो गया है R माइनस A। ठीक, AB मतलब B माइनस A हो गया है, AC C माइनस A हो गया है, इक्वल टू कितना होता है, 0 वेक्टर हो गया है, मतलब 0 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब देखा जाए तो ये चीज काय में वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज की जाती है। ठीक है, पर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट था नहीं, रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये लिखा आपने, डॉट B माइनस A इंटू C माइनस A इक्वल टू 0। B माइनस A इंटू C माइनस A इक्वल टू का फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है,
जीरो के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आ गई आपके पास कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है, वेक्टर के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अगला फॉर्म इसी की मैं बता रही हूँ, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्टेशियन के फॉर्म को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्टेशियन के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपके पास 3 पॉइंट ये दे दिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, तो आपके पास है तो वही फॉर्म है, पर वैल्यू का अरेंजमेंट आप कैसे करोगे, क्योंकि r पोजीशन वेक्टर होती है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होती है x, y और z के फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये आ गया x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ठीक है, ये हो गया x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। तो ये वाली वैल्यू आपको ध्यान रखना है। ये तो आपके पास जनरल इक्वेशन का फॉर्म भी बता दिया मैंने। ये 3 पॉइंट दे रखा था, उसके थ्रू भी आपको वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया है। अगला टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वो है इंटरसेप्ट। किसमें दे रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट से आप पढ़ चुके हो, इंटरसेप्ट का फॉर्म यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, जैसे आपके पास ये 3 एक्सिस यहाँ पर दे दिए, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, ये इंटरसेप्ट आप वैसे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वैल्यू देखो, ये हो गया a0 0, 0 b 0 और ये 0 0 c के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन 3 एक्सिस में है ना, तो x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1 होती है। ये हो गई आपकी इंटरसेप्ट का फॉर्म। ये चीज आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी हुई है। अब जो अगला टॉपिक है वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं है। कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड नहीं है, अच्छे से आप देख लीजिए इंक्लूड का फॉर्म। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ये आपके पास इंक्लूड नहीं है। एंगल बिटवीन 2 लाइन बोल दिया है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन दे दिया है, ठीक है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में, ये आपके इसमें इंक्लूड नहीं है। सेकेंड फॉर्म है एंगल बिटवीन लाइन एंड मतलब लाइन एंड प्लेन, ये दोनों यहाँ स्पेसिफाई नहीं दे रखा है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपके इसमें इंक्लूड यहाँ पर नहीं दे रखी हुई है। ठीक, एक लास्ट टॉपिक और भी आपको बता देती हूँ। अगला फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है, क्या है, यहाँ पर प्लेन दे रखा है, पासिंग थ्रू। कितना दे रखा है यहाँ पर, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। कौन सा फॉर्म बोल रखा है मैंने, ये बता रखा है इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन में सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में होता है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, r वेक्टर n2 इक्वल टू d2। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म बनता है वो वेक्टर में बनता है r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2। ठीक, और कितना हो गया है, d1 प्लस लैम्डा d2। ये हो गया ना, ये होता है वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दे रखी हुई है। ये चीज आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। किसके थ्रू बता रही हूँ, इसके फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखी हूँ। यदि कार्टेशियन के थ्रू के फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है तो a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस का d। ठीक है, अब d एक रखे तो c मान लो, या मैंने d1 ही माना, प्लस का लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू कितना होता है, 0 का फॉर्म। तो ये वेक्टर के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये वैल्यू भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये चीज आपके पास फॉर्मूले के थ्रू बता दिया है मैंने। ठीक है, ये फॉर्म भी आपको मैंने बता दी कि वैल्यू का अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है। अब आगे एक और चीज देखिए, आगे का फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, क्या बोल रखा है, फ्रॉम प्लेन। ठीक है, प्लेन के थ्रू बता रखा है, पहले वेक्टर फॉर्म में। अभी मैं सिंपल सा डायग्राम में देखूं तो ये हो गया एक परपेंडिकुलर और ये फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है।
ठीक है, इसको जैसे मैंने एन कैप रिप्रेजेंट कर रखा है ना, तो ये बी पोजीशन में ए वेक्टर बना है। तो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वेक्टर ए वेक्टर, और प्लेन की इक्वेशन कितनी दे रखी है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। तो परपेंडिकुलर यहाँ होता है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। यदि यही कार्टेशियन के थ्रू आपको बताऊं, किसके थ्रू बताऊं, कार्टेशियन के थ्रू, ये तो वेक्टर के थ्रू होती है। अगर कार्टेशियन के थ्रू होती है ना वैल्यू का फॉर्म, तो ये होता है ax1 प्लस by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। मतलब कैसे होता है, जैसे ये तो पॉइंट हो गया है x1 y1 z1, ये इक्वेशन हो गई है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो उसके थ्रू भी आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस का फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो। यदि यही डिस्टेंस आपके पैरेलल इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, तो पैरेलल में x और y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो इक्वली होते हैं, ठीक है, पर इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना लगता है, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है पैरेलल का केस। ठीक, ये चीज भी आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है, ये वैल्यू भी आपके पास रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो कई चीजें ऐसी है जो आपके पास सिंपल से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है। क्या क्या बता दिया है मैंने, बहुत सारे फॉर्मूलेज बताए हैं, सिर्फ एंगल को छोड़ के बाकी सब फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे। ठीक है, अब इसके आगे का फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में